नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी नीट की तैयारी, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के बताइए। और आज के इस वीडियो में जो भी बच गए थे PYQ क्वेश्चन मूल कंसेप्ट पर, वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और भाई साहब, एक बहुत ज़रूरी बात आपसे करनी है कि आप इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भाई साहब। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप लोग इतना सपोर्ट करोगे, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हो तो मैं भी आप जो है ना पूरा एकदम बेस्ट से बेस्ट आपको देने का कोशिश करूंगा। बस मैं यही कहूँगा और मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं 24 आवर्स आपके लिए काम करने के लिए रेडी हूँ। बस इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। बहुत अच्छा लग रहा है दिल से यार, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं। मूल कंसेप्ट पर PYQ 15 इयर्स का PYQ क्वेश्चन करते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हम आपको करवाने वाले हैं, ये क्वेश्चन जनरली आज का जो वीडियो है वो जनरली जो है ना स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन पर ये सारा न्यूमेरिकल्स बेस्ड होगा। जो स्टैचोमेट्रिक रिलेशंस पर या स्टैचोमेट्रिक आप कह सकते हो कैलकुलेशन पर जो क्वेश्चंस नीट में आ चुके हैं, उसका PYQ क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं। बाकी जितने भी PYQ क्वेश्चन करवा चुके हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर आप जाके और सारा जो PYQ क्वेश्चन हमने करवा रखे हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो फिलहाल में आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। है तो इजी क्वेश्चन, पहले बता देता हूं। देखो क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर्स प्रोसेस। अब देखो, कभी भी स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन पर क्वेश्चन आ गए स्टूडेंट्स, तो आपको एक ही बात ध्यान रखना है, जो चीज पूछा गया है और जो चीज दिया गया है उसी के बीच में स्टैचोमेट्रिक रिलेशन लेना है। समझा? नहीं? आपने नहीं समझा? बता रहा हूं। देखो, पहले तो आपको हेबर्स प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। हेबर्स प्रोसेस आपने क्लास 10 में पढ़ा था। क्या होता है भाई? नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में रिएक्शन करता है। वो कंडीशन में नहीं लिख रहा हूं भाई जरूरत नहीं है। तो अमोनिया बनता है। तो पहले इसको बैलेंस कर लीजिए। इधर हो जाएगा 2 नाइट्रोजन, इधर तो 2 और इधर 3 हो गया, बैलेंस हो गया। तो कह रहा है कि अगर 20 मोल्स अमोनिया बनेगा हेबर्स प्रोसेस में, ये अगर 20 मोल बनेगा तो भैया हाइड्रोजन के कितने मोल बनेंगे वही पूछ रहा है। देखो, तो भाई अब क्या करना है? जो चीज दिया गया है, क्या बोल रहा हूं मैं, बातों को गौर कीजिएगा। जो चीज दिया गया है और जो चीज पूछ रहा है, दिया गया ये है अमोनिया, पूछ रहा है हाइड्रोजन, तो दोनों के बीच में रिलेशन लेना है हमको, स्टैचोमेट्रिक रिलेशन लेना है इसी दोनों के बीच में। नाइट्रोजन से मेरे को कोई अभी मतलब नहीं होना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएगा। आओ स्टार्ट करता हूं, ठीक है। स्टार्ट करूं? चलो, अब देखो यहां पर आप ध्यान दीजिए। अगर 2 मोल अमोनिया बन रहा है, यानी 2 मोल अमोनिया बनने के लिए कितना मोल हाइड्रोजन चाहिए? 3 मोल चाहिए। यहां दे रखा है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। अगर 2 मोल NH3 फॉर्म्ड होगा तो उसके लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? अगर 2 मोल अमोनिया बनेगा हेबर्स प्रोसेस के द्वारा तो कितना मोल हाइड्रोजन लगेगा? 3 मोल हाइड्रोजन लगेगा। अच्छा भैया, तो आपको अमोनिया दे कितना रखा है? आपको अमोनिया 20 मोल दे रखा है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? 20 मोल के लिए निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, अभी 2 मोल के लिए निकाला ना, तो 1 मोल के लिए निकाल देता हूं। तो अगर 1 मोल अमोनिया अगर बनना है तो कितना हाइड्रोजन लगेगा? 1 मोल अमोनिया बनना है तो कितना मोल लगेगा? तो भैया 3 मोल के लिए 3 मोल हाइड्रोजन जब कंबाइन करेगा नाइट्रोजन के साथ तब 2 मोल अमोनिया बनेगा। तो 1 मोल अमोनिया कितने में बनेगा? तुम बताओ, 3/2 कि 2/3? 3/2 या 2/3? 3/2 भाई। 3/2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लगेगा। 1 मोल अमोनिया बनने के लिए 3/2 मोल्स हाइड्रोजन के लगेंगे। अब कितना दिया है क्वेश्चन में? मोल। 20 मोल अमोनिया दिया है। तो 20 मोल अमोनिया बनने के लिए अगर 20 मोल अमोनिया फॉर्म्ड होगा तो कितना हाइड्रोजन लगेगा भाई? कितने हाइड्रोजन के मोल्स लगेंगे? तो 1 के लिए कितना है? 1 मोल के लिए 3/2। 1 मोल अगर अमोनिया बन रहा है तो 3/2 मोल हाइड्रोजन का लग रहा है। तो 20 मोल के लिए कितना? तो 1 मोल के लिए 3/2 इंटू कर दो 20 मोल के लिए, ठीक है। इंटू कर दो 20 मोल के लिए, इतना मोल ऑफ हाइड्रोजन बनेगा। इसको कट कर लो भाई।
ये 10 बार में कटेगा, कितना हो गया 3 × 10 दैट इज 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लगेंगे। 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर होंगे 20 मोल्स अमोनिया बनाने के लिए। देखो भाई यहां पे सॉल्व हो गया, 30 आंसर है, सी नंबर ऑप्शन है करेक्ट। इजी था ना भाई, इजी था ना, तो इसको नोट कर लीजिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखो भाई एक बार और मैं डिस्कस कर देता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा था, हैबर्स प्रोसेस में ये सारा ये रिएक्शन होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बनाता है। तो यहाँ पे हमने बैलेंस कर दिया इक्वेशन को। तो यहाँ पर ये जो बैलेंस करने के बाद पता हमको क्या चल रहा है कि 2 मोल अमोनिया बनने के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। क्वेश्चन में आपको 20 मोल दे रखा है अमोनिया के, तो अगर 20 मोल अमोनिया बनना है तो कितना हाइड्रोजन लगेगा, तो 1 मोल अमोनिया बनने के लिए 3/2 मोल्स लग रहा है। तो 20 मोल अमोनिया बनने के लिए क्या 3/2 1 मोल के लिए इंटू 20 कर दो, तो ये 20 मोल के लिए आपको पता चल जाएगा। तो वो 30 मोल आपको हाइड्रोजन लगेंगे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लगेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए। ये नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था भाई, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं था। बस आपको स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशन आप लोग कभी भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको एक ही चीज ध्यान रखना होगा, क्या चीज दिया है, क्या चीज दिया है और किसको फाइंड करना है, क्या चीज दिया है और क्या फाइंड करना है, उसी दोनों के बीच में रिलेशन दिखना है। तो क्या चीज फाइंड करना था, ये चीज फाइंड करना था और ये दिया हुआ था, इस दोनों के बीच में हमने रिलेशन निकाल लिया, फाइंड हो गया। बहुत ईजी था, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा गया है, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। पहले भाई साहब ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा तभी सॉल्व होगा, ठीक है, ध्यान से पढ़िए। अ मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड पता है ना क्या होता है, HCOOH होता है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड होता है ये, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है एंड ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, COOH का होल ट्वाइस, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, समझ में। इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं C2, ठीक है, H2O4 ऐसे भी बोल सकते हैं ऑक्सैलिक एसिड को, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ओके, ऑक्सैलिक एसिड एंड 4.5, हाँ फॉर्मिक एसिड एंड 4.5 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड ट्रीटेड विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ उसका रिएक्शन करवाया जा रहा है। द इवॉल्व्ड गैसियस मिक्सचर इज पास थ्रू KOH पैलेट्स। अच्छा, KOH पैलेट्स का काम क्या है, वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। जितना CO2 रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा उसको एब्जॉर्ब करेगा KOH पैलेट्स, ठीक है। तो अब बताना जो रिमेनिंग प्रोडक्ट बच गया उसका STP पर कितना वेट होगा इन ग्राम, वो बताना है आपको। तो भाई KOH क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जितना CO2 बनेगा उसका तो मास इंक्लूड होगा नहीं, तो जितना और प्रोडक्ट बचेगा उसका मास लेना है, तो जो गैस होगा उसी का लेना है। आओ स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पूछता है। चलो स्टार्ट करें। पहले ना एक काम करते हैं, पहले इस सब का ना मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, बढ़िया रहेगा, बाद में कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगा। तो फॉर्मिक एसिड है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कार्बन का 12 होता है। वैसे क्वेश्चन में गिवन रहता है, नहीं रहेगा तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हो गया 12 + 1 + 32 + 1 कितना हो गया भाई 13, 33 और 13 कितना हो गया, 3 3 6 और 3 1 4 46 ग्राम हो गया इसका। और इसका कितना हुआ भैया, इसका कितना हुआ, सीड और 12 12 6 32 32 1 32 2, ठीक है, इसको डबल कर दो, यानी इसका 90 ग्राम, इसका कितना होगा 90 ग्राम। बहुत बढ़िया, आओ मॉलिक्यूलर मास निकल गया। आओ स्टार्ट करते हैं। देखो रिएक्शन क्या होगा, HCOOH का रिएक्शन, पहला क्या रिएक्शन कह रहा है कि 2.3 ग्राम लिया है फॉर्मिक एसिड का, उसका रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाना है, ठीक है। HCOOH लेते हैं और इसका रिएक्शन भैया किसके साथ करवाना है, H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ करवा दिया तो एक चीज़ बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है इस रिएक्शन में। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये तो इक्वेशन बैलेंस है, आप देख लो, ठीक है। ये पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन, ये पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन क्या कह रहा है, दो रिएक्शन होगा। देखो ना, एक रिएक्शन कह रहा है, एक तो भैया फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाया गया और दूसरा रिएक्शन ऑक्सैलिक एसिड का H2SO4 के साथ करवाया गया कंसंट्रेटेड,
आओ स्टार्ट करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड क्या होगा, C2H2O4, और इसका भी रिएक्शन किसके साथ, इसका भी रिएक्शन H2SO4 के साथ, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, यहां इस कंडीशन में अगर ऑक्जेलिक एसिड के साथ अगर H2SO4 रिएक्शन करता है तो क्या क्या बनता है, नोट कीजिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड तो बनता ही है, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और वाटर भी बनता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, अति सुंदर। और आपको पता है कि ये गैस, ये लिक्विड, ये गैस, ये गैस, ये लिक्विड, ठीक है, ये होती है। तो हमको तो गैस का ही ना वेट पूछ रहा है, एसटीपी पर पूछ रहा है, तो ये गैस के लिए होता है। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। तो देखो यहां पर इसका मास कितना दे रखा है फॉर्मिक एसिड का, वो दे रखा है 2.3 ग्राम। बहुत बढ़िया, ठीक है। और ऑक्जेलिक एसिड का मास कितना दे रखा है, 4.5 ग्राम। बहुत बढ़िया। तो क्या एक काम कर सकते हैं, मोल्स निकाल ले, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि गिवन मास दे रखा है, मोलर मास अभी हमने निकाला है। तो बहुत बढ़िया सर, तो इसका मोल्स निकाल लेते हैं। HCOOH यानी फॉर्मिक एसिड का मोलर मास 46 होता है, अभी निकाला हमने। ठीक है, तो मोल्स निकल जाएगा, इससे हमको N की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आएगा, 1/20। ठीक है, मोल्स कितने आ गए, N जो है 1/20 आ गए मोल्स। बहुत बढ़िया सर, मोल्स तो आपने निकाल दिया। तो यहाँ देखो, अगर सुनो, जब हम मोल्स नहीं निकाले थे तब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब एक है। तो जब इसका 1 मोल था तो 1 मोल ही CO दे रहा था। जब इसका 1 मोल था तो इसका 1 ही मोल CO दे रहा था। तो अगर अब मोल्स 1/20 हो गया तो CO का भी मोल्स 1/20 ही होगा। तो यहाँ पर इसका मोल, CO का मोल भी 1/20 हो गया। ठीक है, तो मोल निकल गया। तो अब इसका हम क्या निकाल सकते हैं, इसका गिवन मास निकाल ले पहले। ठीक है, निकाल लेते। मोल पता है, मोलर मास CO का क्या होता है, CO का 12, CO का मोलर मास निकालते हैं। ठीक है, तो कार्बन का 12 और प्लस 16 कितना हो गया, 6 2 8 और 2 28 हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो निकाल लेते हैं यहाँ पर, और मोलर मास यानी M हो गया हमारा 28। ठीक है, तो यहाँ पर हम W निकाल सकते हैं। तो N बराबर क्या, यानी W बराबर क्या होगा। ठीक है, N बराबर, वैसे क्या पूरा लिख देता हूँ, N बराबर क्या हो जाएगा, गिवन मास यानी मोल्स तो हमको 1/20 दे रखा था, गिवन मास कितना दे रखा है वही निकालना है। तो W हमको नहीं पता है, और मोलर मास 28 होता है। तो W इक्वल टू क्या, W इंटू 20 इक्वल टू 28। तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन चलो पूरा अच्छे से बता देते हैं। इंटू 20, इसको आप कट करोगे तो वैल्यू आएगी 1.4। कितना आएगा, 1.4 ग्राम। यहाँ जो CO आया, कार्बन मोनोऑक्साइड का वेट आया, वो कितना आया, 1.4 ग्राम आया। 1.4 ग्राम, इसको नोट करके रखिएगा। अब इस कंडीशन में आइए, C2H2O4 यानी ये हमारा ऑक्जेलिक एसिड है, इसका मोल निकाल लेते हैं पहले। तो 4.5 ग्राम दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय मोलर मास अभी हमने निकाला 90 ग्राम होता है, तो 90 ग्राम हमने लिखा इसको। बहुत ही बढ़िया, ओके 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 ओके। इसको भी वही बार में कटेगा, 1/20 बार में ही कटेगा। तो मोल यहाँ भी 1/20 आया। तो समझो यहाँ पर जब इसका 1 मोल था तो 1 ही मोल कार्बन मोनोऑक्साइड और 1 ही मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था क्या। तो अगर मोल अभी आया 1/20 तो यहाँ भी 1/20 मोल ही होगा ना CO के। तो जब 1/20 मोल आ रहा था कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो वेट कितना हो रहा था, 1.4 ग्राम। तो निकालने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, आप ऐसे ही समझ सकते हो। ठीक है, देखो ना 1/20 मोल पर वैल्यू क्या आई, 1.4 ग्राम। तो यहाँ भी मोल 1/20 आया, तो यहाँ भी इसका जो गिवन मास होगा वो 1.4 ग्राम होगा। और एक बात आपको जानना चाहिए कि यहाँ पर जो भी CO2 बनता है वो तो भाई KOH पैलेट्स के द्वारा तो एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वो तो चला गया, उसका तो कोई इंक्लूड नहीं है इस रिएक्शन में। तो इसका मास लेना ही नहीं है, इसका वेट लेना ही नहीं है। आ गया। तो इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में दोनों में कौन गैस बच गया, इसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड बचा और इसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड बचा। दोनों का मास ऐड कर दो, वही टोटल मास होगा। ठीक है, तो क्या करूंगा, रिएक्शन 1 से कार्बन मोनोऑक्साइड और रिएक्शन 2 से कार्बन मोनोऑक्साइड का वेट 1.4 ग्राम प्लस 1.4 ग्राम, दैट इज हमारा जो टोटल मास आया, टोटल मास ऑफ गैस कितना आया भैया, 2.8 ग्राम। कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, देख लो भाई, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक कर लीजिए, बैक कीजिए
फिर से समझिए, ठीक है, सारा बात समझ में आ जाएगा। इसको नोट करना चाहते हो तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई काफ़ी गर्मी है, ठीक है, क्या कर सकते हैं, वीडियो तो बनानी है और कभी कभी लाइट भी कट जाती है, क्या कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन है वो, अच्छा ये क्वेश्चन नीट 2015 में पूछ चुका है, नीट 2015 में क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ पीपीटी, प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, फॉर्म्ड व्हेन 50 ml ऑफ 69.9% ऑफ सोल्यूशन ऑफ AgNO3। देखो ये जो पॉइंट आपको लिखा गया है, इतना दूर जो पॉइंट लिखा गया है, इस पॉइंट का मतलब मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, 1 मिनट मुझे टाइम दीजिएगा भाई, ठीक है, ओके। और ये जो पॉइंट दिया गया है 50 ml ऑफ 5.8% ऑफ NaCl, ये सारा का मतलब बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। पहले कह रहा है कि यहाँ पर एक जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन बताइए। अगर AgNO3 का रिएक्शन आप NaCl के साथ करवाते हो तो कैसा रिएक्शन बनेगा। AgNO3 का रिएक्शन अगर NaCl के साथ होगा, अरे भैया याद आया, ये जो रिएक्शन है भाई, ये रिएक्शन क्लास 10th में आप पढ़ के आ चुके हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्या होगा, यहाँ पे बनेगा AgCl और प्लस में भैया NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, बहुत बढ़िया। और यही तो प्रेसिपिटेट होता है व्हाइट कलर का, याद आया। और इसी का मास कितना है यही तो निकालना है, यही कह रहा है क्वेश्चन में। अब यहां पर AgNO3 है, वो कितना दे रखा है 16.9% ऑफ सोल्यूशन ऑफ AgNO3। तो इस पॉइंट का मतलब मैं बताता हूं, यानी 100 ml ऑफ, सुनो 100 ml ऑफ, या ऐसे लिख सकते हो इसको ऐसे लिख दो, 16.9% ऑफ सोल्यूशन AgNO3 का, इसका मतलब हो सकता है 16.9 ग्राम ऑफ AgNO3 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। इस पॉइंट का ये मतलब हुआ, यानी 100 ml सोल्यूशन में AgNO3 कितना परसेंट, यानी कितना ग्राम है, 16.9 ग्राम है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो 100 ml में अगर 16.9 है तो मेरे को पूछ किसका रहा है, कितना का पूछ रहा है, ये देखो 50 ml का पूछ रहा है। तो 100 में 100 ml में 16.9 ग्राम है, तो आप बताओ भाई साहब 50 ml में कितना होगा, 50 ml में कितना ग्राम होगा। डेफिनेटली इसका आधा कर दो तो 8.45 ग्राम हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सर, शानदार, मज़ा आ गया, समझ गया, ठीक है। चलो ये तो पहला स्टेप था। अगला कह रहा है कि और भी कुछ लिया गया है और कह रहा है कि 50 ml ऑफ 5.8% ऑफ NaCl मिल रहा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। तो वही बात है कि 5.8%, तो मैं लिखूंगा 5.8 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट, वही बात है, वही सेम चीज लिख रहा हूं, इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। सिंपल, वही बात मैंने लिख दिया। फिर वही काम कर दो, अगर 100 ml में 5.8 ग्राम है तो आप बता दो भाई साहब, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। 50 ml में कितना होगा, इसका भी तो 50 कह रहा है, 50 ml कह रहा है, तो 50 ml में क्या होगा, 50 ml इसका आधा कर दो भाई, 5.8 का आधा कर दो, क्या होगा भाई 2.9 ग्राम होगा, ठीक है, 2.9 ग्राम, बहुत ही बढ़िया। बस 50 ml में 2.9 ग्राम, बस। अब क्या है, अब रिएक्शन लिखो और स्टैचियोमेट्रिक रिलेशन कर दो। आओ करते हैं। AgNO3 रिएक्शन NaCl के साथ कर रहा है, तो भैया हमको दे रहा है AgCl जो है कि एक प्रेसिपिटेट है, और NaNO3। भैया सुनो, ये हमको कितना ग्राम दे रखा है, इसका वेट देखो, इसका ये 50 ग्राम में 8.45 ग्राम दे रखा है, बहुत ही बढ़िया। ये कितना दे रखा है, ये AgCl, यही तो है प्रेसिपिटेट, इसी का मास निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो NaCl का कितना दे रखा है, ये अभी नहीं दे रखा है, यही तो हमको निकालना है। और NaCl जो है 2.9 ग्राम दे रखा है, 2.9 ग्राम दे रखा है। ओके, बहुत ही बढ़िया, समझ में आ गया इतना बात। और AgCl का मास निकालना है, यही कह रहा है कि प्रेसिपिटेट जो बनेगा उसका मास निकालना है। प्रेसिपिटेट तो यही होता है, इसका मास ही तो निकालना है। चलो करते हैं, पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर इसका गिवन मास दे रखा है, इसका AgNO3 का हम लोग क्या निकाल सकते हैं,
इसका मोलर मास निकाल के इसका पहले मोल फाइंड करते हैं। मोलर मास क्या होता है, Ag का 107 होता है और नाइट्रोजन का 14 और 48, इसका 170 होगा, ठीक है, इसका 170 होगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसका मोल निकालो तो भाई इसका मोल निकालो, ठीक है, 1 मिनट भाई मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है, 170 डिवाइडेड बाई, इसका मोल निकालता हूँ, ठीक है, 1 मिनट भाई, मुझे 1 मिनट भाई, 1 मिनट, इसका मोल निकालते हैं। मेरा ब्रह्मास्त्र निकल गया है, ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, 1 मिनट देना भाई मुझे। 8.45 डिवाइडेड बाई 170, तो 0.49 कितना आ गया भाई, इसको कट करने के बाद आया है 0.49, क्या है 0.049, वेरी सॉरी, 0.049 मोल, यानी मोल कितना आया, मोल आया 0.049, ठीक है, अच्छा है, ठीक है, ठीक है, मोल इतना आ गया। अब इसका निकाल लो AgCl का क्या होगा। तो अब देखो भैया, एक मोल में ये 1 मोल देता है, ध्यान से देखिए भाई, ये 1 मोल में ये 1 मोल देता है, तो ये 0.049 मोल में कितना देगा, इसका भी मोल उतना ही होगा, इसका भी मोल 0.049 होगा, मोल इतना है। और AgCl का मोलर मास निकाल लो आप, Ag का कितना होता है, AgCl का मोलर मास देखो, Ag का 107 होता है और Cl का 35.5 होता है, 35.50, ठीक है, 0 5 7 5 2 में 1 1 3 1 4 और 4 142.5, ठीक है, कितना आ गया भाई n, यानी मोलर मास कितना आया 142.5, ठीक है। तो गिवन मास को हमको निकालना है और मोलर मास हमको आया 142.5, इसी को 143 में लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। अब निकाल लो गिवन मास, W इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.049 और इनटू में 143, W निकाल लो क्या आएगा, देखो भाई मैं कैलकुलेट करके डायरेक्ट बता देता हूँ, 0.049 इनटू में 143, 7 कितना आ गया 7.007, या अप्रॉक्स में इसको 7 लिख सकते हैं, 7, देखो 7 आंसर है, हाँ 7 ग्राम आंसर है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अच्छा एक बार आप देखिए तो नीचे दिख रहा है क्या, नीचे दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है, मतलब ये पूरा नहीं दिख रहा, पूरा दिख रहा है ना, ऐसा नहीं है ना, नहीं दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, मैं कंफर्म हो गया एक बार कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो आई होप समझ में आ गई होंगी बातें, 7 ग्राम कैसे आया आंसर आपको पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमने 50 ml में निकाल लिया, ठीक है, उसके बाद इसका भाई मोल 0.049 आया, तो इसका भी मोल वही आएगा, क्योंकि 1 मोल AgNO3 का है तो 1 मोल AgCl भी तो बन रहा है, तो जितना मोल इसका होगा उतना ही मोल इसका होगा, मोल इसका निकल गया आराम से। गिवन मास निकालना था प्रेसिपिटेट, यही प्रेसिपिटेट है, व्हाइट कलर का होता है, और मोलर मास 143 होता है। अब यहाँ पर कैलकुलेट किए तो 7.007 या नियरली इक्वल टू 7 ग्राम आता है, यही आंसर हो जाएगा 7 ग्राम, बहुत अच्छा, ठीक है, यही है, समझ में आ गया। नीट 2200 क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, इतना गर्मी है ना, मैं क्या करूँ, गर्मी के कारण भाई कुछ भी मुंह से निकल जा रहा है। नीट 2015 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो नोट कर लीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, ठीक है, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अब हमारा बस एक ही टॉपिक बच गया है मोल कंसेप्ट का, दैट इज हमारा कंसंट्रेशन टर्म, बस कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाना है और ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, फिर हम सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और एक और बात बता दूं, सॉल्यूशन चैप्टर में हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे कहां से, हेनरी लॉ से, क्योंकि हमने कंसंट्रेशन टर्म का तो पढ़ लेंगे मोल कंसेप्ट में ही, तो हमको वहां नहीं पढ़ना है सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में हम हेनरी लॉ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।